चलिए, तो अब हम इकाई 1 ठोस अवस्था के अंतर्गत अपना अगला शीर्षक लेते हैं, जिसका नाम है चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों के प्रकार। ठीक है, देखिए, जो है हम सब जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ मूल रूप से परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं की जो मूल संरचना है वो क्या है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, ये वास्तव में दो प्रकार की गतियां करता है। एक तो ये अपनी कक्षा में घूमता है, तो इसको हम कहेंगे कक्षीय गति करता है, और दूसरा ये अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। अक्ष पर घूमा तो इसको हम इस तरह से अक्षीय गति कह सकते हैं, अक्षीय गति। ठीक है, अक्षीय गति के कारण इस इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न होता है अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और कक्षीय गति के कारण इसमें उत्पन्न होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ये दोनों ही आघूर्ण मिलकर संयुक्त रूप से निर्मित करते हैं परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। तो इस तरह से हर एक पदार्थ में कुछ ना कुछ परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, मतलब यह है कि सभी पदार्थों में कम या अधिक चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक, लेकिन अब ये पदार्थ बाह्य क्षेत्र में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उसके आधार पर पदार्थों को मुख्यतः दो मेन प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर पदार्थ, तो इसके आधार पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर मूलतः पदार्थों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहले, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। मतलब चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागने की कोशिश करते हैं
और उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं। ठीक। दूसरी चीज, इनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं और अगर रख दें उस क्षेत्र में तो उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं और केवल इनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। ठीक है। तो जैसे हम बात करें TiO2 V2O3 NaCl बेंजीन आदि, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। ध्यान रहे कि अगर इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में इनका वजन निकालते हैं तो वजन इनका वहां पर हमें प्रतिकर्षण की वजह से कम प्राप्त होगा। दूसरे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज, ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं और उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं। अब चूंकि ये आकर्षित होते हैं तो अगर हम इनका चुंबकीय क्षेत्र में वजन निकालें तो वजन इनका सामान्य से अधिक प्राप्त होगा। जैसे बहुत से उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं। TiO VO2 CuO2 CO2 प्लस Fe3 प्लस आदि, मतलब जितने भी ऐसे हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं एक या एक से अधिक, वो सब अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। अब अनुचुंबकीय पदार्थ को भी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला, लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक ठोस। लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक ठोस। ये जो हैं अधिक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं। अधिक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं। पहली चीज, जैसे Fe, Ni, CO, CrO2 आदि। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार होती है। सभी एक दिशीय भ्रमण करने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह से। अब
दूसरा प्रकार है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ जिनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, लगभग शून्य परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है ना। जैसे उदाहरण की बात करें तो बहुत सारे MnO, Mn2O3, Fe2O3, FeO, CuO, NiO आदि। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे के आघूर्ण ही एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक के बाद एक सभी का जो चक्रण है वो विपरीत है, जिसकी वजह से सब एक दूसरे के आघूर्ण को नष्ट कर देंगे और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण लगभग शून्य आ जाता है। और तीसरा प्रकार होता है इसका फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण हम इसको लिखते हैं शून्य से अधिक होता है ना। बहुत अधिक भी नहीं होता और शून्य भी नहीं होता। शून्य से ना तो बहुत अधिक और ना बहुत कम, है ना। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर शून्य नहीं होता है। ठीक। जैसे Fe3O4 धात्विक फेराइट्स, धात्विक फेराइट्स जिनका सामान्य सूत्र होता है MFe2O4। यहाँ पर M का अर्थ है मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि धातुएं। ठीक है। इनमें कुछ इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है कि जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो बहुत अधिक भी नहीं हो पाता और पूरा का पूरा निरस्त होकर के शून्य भी नहीं हो पाता। ठीक है। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जितने भी पदार्थ हैं 850 केल्विन, जितने भी पदार्थ हैं मतलब फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ हैं, ये सभी निश्चित ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। और जो फेरी मैग्नेटिक पदार्थ हैं, जितने भी फेरी मैग्नेटिक पदार्थ हैं, वो सभी 850 केल्विन के ऊपर अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, याद रखना, सभी फेरी मैग्नेटिक पदार्थ 850 केल्विन ताप के ऊपर अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक भी निश्चित ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।